लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख 27 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस समय चाइना अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, क्योंकि चाइना को अमेरिका और इजराइल के साथ जो इस समय ईरान की जंग होने वाली है उसके अंदर एक ऐसा मौका दिख रहा है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए चाइना कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि चाइना को यह बात पता है कि अगर सुपर पावर बन के पूरी दुनिया में निकलना है तो इससे अच्छा गोल्डन चांस नहीं होगा। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान ने इजराइल के 8 एयरबेस, जितने भी एयरबेस हैं, 8 तो लिखा पढ़ी में है, बाकी जितने सीक्रेट एयरबेस हैं इजराइल के, उनको भी मिलिट्री के साथ मिसाइल की नोक पे रखा है, टारगेट लॉक कर दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा है कि हमारा टारगेट लॉक है और अगर हमें लगा कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का खतरा है तो बिना सोचे हम बटन दबाएंगे, फायर कर देंगे, परिणाम चाहे जो। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका इस समय जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता था, आज उस अमेरिका की सच्चाई निकल के सामने आ गई है। धीरे धीरे जो पूरी दुनिया है अमेरिका के खिलाफ जा रही है। हाँ, जो अरब वर्ल्ड है उसने गद्दारी जरूर की है, लेकिन बाकी देश धीरे धीरे करके अब अमेरिका से दूर जा रहे हैं, एक सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं। और इसका अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होगा इस पे अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही जो भारत की सरकार है इस समय किस हिसाब से बैकफुट पे आ रही है और इस बैकफुट पे आने से आपको क्या सीखने की जरूरत है उसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही कनाडा की एक बहुत बड़ी अपडेट है उसको भी हम आपको समझाएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप अमेरिका और ईरान की जंग में किसकी जीत चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्योंकि मैंने अक्सर कहा है कि जब आप कमेंट करते हैं कि ईरान जीत जाए, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका जीत जाए, तो आप जब लिखते हैं तो क्या पता दुआ कबूल हो जाए। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर इस समय निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने बाकायदा इजराइल के एयरबेसेस को अपनी मिसाइल के टारगेट पे रखा है। आमतौर पे ऐसा होता था कि ईरान धमकी देता था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम मिसाइल निकालेंगे, अपने लॉन्चर में डालेंगे और जो इजराइल है उसके जो एयरबेस हैं या फिर इजराइल की जो मिलिट्री साइट है या फिर जो भी है इजराइल के पास, वहां हम हमला करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्री प्लान तरीके से ईरान ने अपनी मिसाइलों को लॉन्चर में रख दिया है। रखने के बाद प्री प्लान तरीके से टारगेट यानी एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, तमाम चीजें एकदम सेट कर दी है, ताकि अगर अमेरिका हमला करता है, जिसके चांसेस अब धीरे धीरे दिख रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि अमेरिका हमला करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। और इस चीज को ईरान बखूबी भाप चुका है। दैट्स वाई ईरान इस समय इजराइल को टारगेट पे रख के अपनी मिसाइलों को लॉक कर चुका है। और जब भी ईरान को लगेगा कि हमारे ऊपर पहली मिसाइल आ रही या फिर आने वाली है, फौरन ही बटन दबाया जाएगा और इजराइल के जितने एयरबेसेस हैं, जितनी मिलिट्री साइट है या फिर जितना हथियारों का जखीरा है, उनको टारगेट करके ईरान प्रीसियस अटैक करेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जो अभी मैंने आपसे कहा कि चाइना मौके की तलाश में था और चाइना को मौका मिल गया है, तो ऐसे नहीं कहा था। अब आप सोचिए कि एक तरफ अमेरिका है, उसके साथ इजराइल भी है, इधर यूके भी है, साथ ही धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के कई सारे ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका अकेला है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ईरान सीना ताने खड़ा है तो केवल यह कह देना कि ईरान के अंदर जज्बा है, कहीं ना कहीं ईरान के साथ बेईमानी होगी। ईरान ने भी अपना कुछ जुगाड़ तो बनाया है। भाई आप सोचिए, आपके ऊपर कोई बंदूक से हमला करे, आप निहत्थे होकर उसके सामने ईमान का जज्बा दिखा के नहीं जी सकते। आपको भी अपनी तैयारी करनी होगी। आपके पास अगर बंदूक नहीं है तो दोस्त से उधार मांगना होगा, आपके पास लाठी नहीं तो पड़ोसी से लाना होगा। और अगर ईरान इतना कॉन्फिडेंस में है कि आने दो यार, जो हमला होगा देखा जाएगा, तो मतलब बड़ा साफ है कि ईरान का बैकअप कहीं तो है और रशिया इस मामले में खामोश है। तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस, जो मैंने आपको सुबह भी बताया था, कि चाइना के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को दुनिया के सामने दिखाए। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, उस दौरान चाइना ने केवल हथियार दिए थे, चाइना खुल के आगे नहीं आया था। लेकिन इससे क्या नुकसान हुआ कि पूरी दुनिया में मैसेज गया कि देखो, चाइना से अगर आज दोस्ती कर लेते हो और कल को आपकी जंग हो जाए तो चाइना केवल हथियार देगा, खुद आगे नहीं आएगा। और यही बात चाइना को अब डिफेम कर रही है और चाइना इसी चीज से निकलेगा।
चाइना का प्लान ये है कि जिस हिसाब से इस समय सिचुएशन है, सबसे पहले अपने आप को एक भरोसेमंद दोस्त बन के निकालना है। साथ ही ये भी दिखाना है कि अमेरिका से टक्कर अगर कोई ले सकता है तो चाइना ले सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाइना के साथ व्यापार करें। आपको अलग अलग रिपोर्ट ये भी मैंने बताई है कि इस हिसाब से 2500 से 3000 मिसाइलें देने का काम चाइना ने ईरान को किया। साथ ही अपना HQ-9B जो इनका डिफेंस सिस्टम है उसको भी डिप्लॉय किया। लेकिन अब धीरे धीरे करके छोटे मोटे हथियार भी अब ईरान को वो चुपके से दे रहा, ताकि जब मौका पड़े तो ईरान उनका प्रयोग करे और उस प्रयोग से चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, पूरी तरीके से टूट के ख़त्म हो जाए। इधर चाइना सपोर्ट कर रहा, लेकिन सलाम है उस ईरान के जज्बे को जिसने घुटने टेकने से इनकार किया। क्योंकि सपोर्ट तो बहुत लोगों को बहुत सारे देश करते हैं, लेकिन लड़ने की कुव्वत सबके अंदर नहीं होती। लड़ने की कुव्वत सबके अंदर नहीं होती। जज्बा आप ईरान का देखिए कि ईरान ने सबसे पहले अपनी ICBM मिसाइल की टेस्ट करके सबको बताया कि बाबू हमारे पास ये क्षमता है। उसके बाद जब अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा तो ऐसा नहीं कि ईरान ने कोई बहुत बयानबाजी की। ईरान ने ऐसा भी नहीं किया कि भर भर के गप्पे मारे, रोज कैमरे के सामने पहुंच के कुछ अनाप शनाप बक्का नहीं। जब जब सिचुएशन आई उसने अपनी तैयारी की, तैयारी दिखाई। जैसे अभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है उसको डुबोने के लिए बाकायदा एंटी-शिप मिसाइल जो है वो ईरान ने डिप्लॉय कर दी है। उसका भी निशाना फिक्स है और जब भी मौका पड़ेगा उस मिसाइल को दाग के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की कोशिश ईरान करेगा। चूंकि ईरान को भी पता है कि अमेरिका की जितनी हिम्मत है, अमेरिका जिस भरोसे पे आया है वो कोई फाइटर जेट के भरोसे नहीं आया, ये इसी एयरक्राफ्ट के भरोसे आया है। चूंकि फाइटर जेट ये उड़ाएगा कहां से? रिपोर्ट आप सुनिए। जिस UAE ने ये कहा था कि हम अपना एयरबेस आपको इस्तेमाल करने के लिए देंगे, आप हमारे यहाँ से उड़ान भर सकते हैं, आज वही दुबई पलट गया अमेरिका के साथ। दुबई ने पहले तो चाल चली, दुबई को लगा कि अमेरिका का अगर हम सपोर्ट करते हैं, सऊदी सपोर्ट कर नहीं रहा, तो सऊदी से अमेरिका की इन्वेस्टमेंट उठ के दुबई में आ जाएगी। ऐसे हाल में हम यहाँ के खलीफा बन जाएंगे। लेकिन ट्रंप की नीति को और ट्रंप की हरकतों को देखने के बाद दुबई को एहसास हो गया कि भाई साहब दुविधा में दोनों जाएंगे, ना माया मिलेगी ना राम। यानी ना हम इस्लाम के होके रह पाएंगे, और माया मतलब होता है पैसा, ना ही पैसा कमा पाएंगे ना ही पावर कमा पाएंगे। तो ऐसे हाल में मेरा तुम्हारा एक ही रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस समय जो दुबई है वो जाके ईरान के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और दुबई ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से साफ तौर पर मना किया और कहा कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने ईरान के खिलाफ अमेरिका को नहीं देंगे। अब सुनिए, अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा। जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं, इन्हीं का शहर है मिनीपोलिशिया, जहां पे इनकी IC ने एक पत्रकार को जब से गोली मारी है तभी से इनके खिलाफ इतना इंटेंस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों, कि एक बार आप छोटा सा वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग नाराज हैं और इनको दबाने के लिए बाकायदा जो अमेरिका की ICE है वो बल का प्रयोग कर रही, कहीं कहीं केमिकल बम फेंक रही, कहीं कहीं टीयर गैस फेंक रही। और इस वजह से चूंकि अमेरिका की आवाम पढ़ी लिखी है, वहाँ ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये गरीब लोग इनको दबा दो, गरीब वहाँ कोई नहीं है। दैट्स वाई वो और उग्र लेवल पे प्रोटेस्ट करे, चूंकि उनको पता है कि हम ज़्यादा जब उग्र हो जाएंगे तो सरकार को डाउन होना पड़ेगा। और इस वजह से इस समय गृहयुद्ध जैसी स्थिति अमेरिका के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि केवल ये चीज़ सड़कों पे देखने को मिल रही है, अमेरिका की पार्लियामेंट में भी भारत को लेके बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि केवल 3 लोग ऐसे हैं जो भारत के साथ अमेरिका की बहुत पुरानी दोस्ती को खराब कर रहे हैं। पहला नाम पीटर नवारो, दूसरा JD वेंस जो उप प्राइम मिनिस्टर हैं, और साथ ही पीटर नवारो जो व्यापारी सलाहकार है, इस समय डोनाल्ड ट्रंप के बड़े चहेते हैं, एकदम लंगोटिया यार टाइप, और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप। बाकी इनके जितने पार्लियामेंट के मेंबर, इनके जितने भी MP हैं, जितने भी मेयर हैं, सब चाहते हैं कि भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो। चूंकि एक चीज़ इन्होंने देखी कि जब तक अमेरिका से भारत व्यापार करता था, ऐसे हाल में भारत अमेरिका से चीज़ें लेता था, अमेरिका को फ़ायदा होता था। इन्होंने सेंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चाहे जितना सेंक्शंस लग गया, चाहे जितना टैरिफ लग गया, आपको कौन सी चीज़ महंगी पड़ी? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको देख के आपको लगा कि यार ये चीज़ हमको नहीं मिल रही, पहले मिलती थी अब नहीं मिल रही?
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 99 लोग कहेंगे कि नहीं भाई ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले हमको मिलती थी अब नहीं मिल रही अमेरिका के टैरिफ की वजह से। क्योंकि अब हमने यूरोपियन यूनियन के साथ अपना व्यापार शुरू किया है और यूरोपियन यूनियन के साथ जो 100% टैरिफ लगा था उसको घटा के इस समय सरकार ने बातचीत की 40% पे लाके छोड़ दिया। चूंकि यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, एक एक रुपए भी कमा लेंगे तो 140-150 करोड़ की कमाई हो जाएगी। तो ऐसे हाल में अब धीरे धीरे एफटीए की तरफ भी यूरोपियन यूनियन भारत के साथ बढ़ रहा और ये चीजें जब अमेरिका देखता है तब उसके पेट में दर्द होता है। इधर सुनिए, कनाडा को इन्होंने बहुत धमकी दी कि तुम चाइना के क्लोज जा रहे हो, चाइना तुमको खा जाएगा, हम तुम पे 100% टैरिफ इंपोज करेंगे। अब अगली रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि अब कनाडा भी भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा। दरअसल कनाडा के जब पीएम जस्टिन ट्रूडो थे तो उस टाइम भारत के साथ ताल्लुकात बड़े खराब हो गए थे, चूंकि कुछ अलग अलग मामले थे। लॉरेंस बिश्नोई का भी मामला था, साथ ही वहाँ पे जो खालसा समुदाय है या फिर जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं वो अलग अलग जो ग्रुप हैं उनको लेके भारत और कनाडा के बीच कुछ तनातनी थी, क्योंकि 2-4 हत्याएं हुई थी और कनाडा का मानना था कि हत्याएं भारत करवा रहा। तो ऐसे हाल में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ काफ़ी जहर उगला था, लेकिन सरकार गई। तो जब सरकार गई तो अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के साथ रिश्ता सुधारने के लिए भारत के दौरे पे आने वाले हैं और आने के बाद भारत से रेयर अर्थ मिनरल और अलग अलग और चीज़ों पे डिटेल में डील होगी और इससे भारत और कनाडा को बड़ा फायदा होगा। तो धीरे धीरे इनके जो दोस्त हैं, अभी ईरान के मामले में मैंने आपको बताया कि भाई दुबई भी सरक गया, इधर आप देख रहे हैं कि कनाडा भी सरक गया, इधर इनके यहाँ मिनीपोलिसिया में भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा, इधर इनके पार्लियामेंट के लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे हाल में अमेरिका बुरी तरीके से घिर चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप का सनकीपना इस कदर हावी हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में ईरान पे हमला करना पड़ेगा। चूंकि जो छोटे छोटे देश हैं जैसे क्यूबा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया और भी जो छोटे छोटे देश जैसे वेनेजुएला हो गया, वो अमेरिका से महज इस वजह से डरते थे ताकि अमेरिका कहीं गलती से हमला ना कर दे और इनको नुकसान ना हो। लेकिन ईरान जब चट्टान की तरह इनके सामने खड़ा हो गया तो ऐसे हाल में अब बाकी देशों के भी पर निकल रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, कोई हाथी जा रहा है, लोग उससे डरेंगे, लेकिन जब देखेंगे कोई भी उस हाथी को डंडा मार दे रहा तो छोटे छोटे बच्चे भी मारने लगते हैं और ऐसे हाल में हाथी की बड़ी बेइज्जती हो जाती है और बाद में हाथी कुछ कर भी नहीं सकता। सेम चीज है, अब डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि ईरान पे हमला करके अपने आप को ये प्रूफ करें, लेकिन ईरान ने अपनी सिक्योरिटी इतनी टाइट कर ली है कि इस मामले में हमला करने से पहले कहां पर है कि कहीं ऐसा गलती से ना हो कि हमला करने जाए और हमारे सारे दोस्त जो हैं, चाहे इजराइल हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे साइप्रस हो, उसको ईरान तबाह कर दे। और अगर हमारा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार डूब गया तो फिर जो अमेरिका का झंडा बड़े 7वें आसमान पर रहता है वो तो पाताल में चला जाएगा। दैट्स वाई जो हमला है वो डिले हो रहा, बार बार एनालिसिस हो रहा कि क्या किया जाए, कैसे इज्जत बचाई जाए। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई गाजा के हवाले से कि गाजा के अंदर इजराइल के बुलडोजर लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, एक बार उसका वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से गाजा के अंदर इजराइल के बुलडोजर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो ह्यूमन राइट पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ वोट कर रहे थे, कह रहे ईरान में बड़ा गलत हो रहा है, एक बार देखो मासूम मारे जा रहे हैं, उन्हें ह्यूमन राइट और UNRW की जो टीम है उसकी आंख में तेजाब पड़ जाता है ऐसे मौके पे जब गाजा के अंदर ऐसे काम इजराइल करता है। इधर लेबनान पे भी बड़ा हमला आज इजराइल ने किया है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के ऊपर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और फाइनली पहली बार लेबनान में जो हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ नईम कासिम है उन्होंने अपना मुंह खोला। पिछले कई महीनों से इन्होंने भी अपने मुंह में दही जमा रखी थी। ये कहाँ थे, क्या करते थे, किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। ईरान इनसे अच्छा खासा नाराज भी था कि यार तुमको हमने आर्मी ऑफ चीफ बनाया और तुम खामोश हो। पहली बार नईम कासिम ने भी बयान दिया और बयान देने के बाद कहा कि जिस हिसाब से खामनेई को मारने की कोशिश की जा रही है और जिस हिसाब से
इस समय ईरान पे हमला करने के लिए अमेरिका आगे आ रहा है। हम भी खामोश नहीं बैठने वाले हैं, हम भी अपनी तैयारी करेंगे और जैसे मौका पड़ेगा उसी हिसाब से, जैसे सिचुएशन होगी, जैसे हमारी जितनी कैपेबिलिटी होगी, हम जवाब देंगे। और साथ ही बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो केवल इस समय लेबनान में, ऐसा नहीं है। इराक में भी हिजबुल्लाह है और इराक में जो हिजबुल्लाह है उसने साफ तौर पे कहा कि हमारे 5000 लड़ाके एकदम तैयार बैठे हैं, जब भी हमें नईम कासिम आदेश देंगे हम आ जाएंगे ग्राउंड लेवल पे लड़ाई लड़ने के लिए। यानी धीरे धीरे जो छोटे छोटे ग्रुप है, जैसे हुतीज ने भी उस दिन कहा था कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो ये जो लाल सागर, इसके अंदर से जो जहाज अमेरिका के झंडे को लगा के निकलते हैं, निकल नहीं पाएंगे, उनको केवल हम टारगेट की तरह देखेंगे और उन पे हम हमला करेंगे। तो इधर छोटे छोटे जो ग्रुप है इन्होंने ऑलरेडी अमेरिका को बड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। दैट्स वाई अमेरिका हमला करने से पहले 20 बार सोच रहा है। खैर, इधर पूरी दुनिया में ये तमाम चीज चल रही है, लेकिन हमारे देश में अलग ही चीज चल रही है। यूजीसी का मामला अब इस समय पूरे देश में जोर शोर के साथ उतरता चला जा रहा है। आलम यह है कि एक डीएम ने यूजीसी और शंकराचार्य के ऊपर अत्याचार के मामले में, एक जो सिटी कलेक्टर है उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा देने के बाद सिटी कलेक्टर को सोचिए बंधक बना के 2 घंटे तक डीएम साहब के घर में बंद किया गया और लखनऊ से फोन जाता है। फोन जाके जब कलेक्टर साहब फोन उठाते हैं, कप्तान साहब यानी एसपी साहब फोन उठाते, फोन स्पीकर पे था, उस दौरान उस जबरिया रिटायर, चूंकि उस आदमी ने मजबूरी में अपना इस्तीफा दिया सरकार के कार्यों से नाराज होके, दुखी होके, खिन्न होके। ऐसे मामले में उस आदमी के बारे में कहा गया कि लगता है पंडितवा पागल हो गया। मतलब इतनी जातिवादी सोच है बीजेपी की, और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं। क्या कुछ उस सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है, एक बार खुद आप सुन लें। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, और तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि कैसे एक आदमी सरकार के कामों से नाराज हो। सोचिए, सिटी मजिस्ट्रेट कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। डीएम मतलब डीएम के लेवल का वो आदमी होता है, उसको बकायदा इतना मजबूर किया गया, कभी यूजीसी के नाम पे, कभी शंकराचार्य के अत्याचार के नाम पे, उसने अपनी नौकरी क्विट कर दी कि भैया ऐसी सरकार में हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जब वो नौकरी छोड़ के जाने लगा तो फोन आता है पंडित वो पागल हो गया। उसके बाद उसको बंधक बनाया जाता 2-2 घंटे के लिए। मामला इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। फाइनली बीजेपी भी धीरे धीरे इस मामले पे बैकफुट पे आ रही है और अब बातचीत कर रहे हैं कि यूजीसी के कानून में क्या कुछ संशोधन किया जाए। तो फिर बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि ये बातचीत अगर आप पहले कर लें तो मिनट मिनट पे आप फजीयत नहीं होंगे। इनका डिसीजन जैसे किसी नशे में होता है कि एक बार डिसीजन ले लिया, कल उस पर हम कुछ और इंप्लीमेंट करेंगे, परसों कुछ और चेंज करेंगे। हर इनका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में खारिज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अहंकार इनका इतना बढ़ गया है कि अब किसी की सगी नहीं है। ये बात तो मैं शुरू में बोलता था, लेकिन जो अंधभक्त है उनको समझ नहीं आता था। उनको लगता था कि पापा तरक्की कर रहे हैं तो पापा की तरक्की अब देख लो। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे और तमाम बहुत महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बातचीत होगी। इस वजह से अगली वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं ऐसे किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।